ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं आज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 19 टी.एस. ग्रेवाल, एग्जाम्पल 19 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से देखना सारी चीजें। एग्जाम्पल 19 टी.एस. ग्रेवाल में क्या कह रहा है बच्चों? गेट बंद कर बाहर वाला बेटा। एग्जाम्पल 19 टी.एस. ग्रेवाल में क्या बोल रहा है? ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 agreed upon the dissolution of the firm on 31st March 2023 on the following terms। ठीक है बच्चों, दो पार्टनर्स हैं, 3 और 2 का रेशियो है, ओके, और इनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। अब इन्होंने बेटा बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं। मैं क्या करने वाला हूं कि जो मेन पॉइंट्स है, जो चेंज है पॉइंट, सिर्फ आपको वो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है। देखिए इसमें एक है बेटा पॉइंट नंबर 5, ये बोल रहा है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। बच्चों आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्रेडिटर नजर आ रहे हैं 80,000 के। बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स हैं हमारे 80,000 के, और बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी भी दी है, वो दी हुई है आपको 30,000 की। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनमें से हाफ क्रेडिटर्स को हमने प्लांट और मशीनरी दे दी है 10% लेस करके। प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है 30,000, उसका 10% लेस करके हमने हाफ क्रेडिटर्स का सेटलमेंट किया है। और वो जो हाफ क्रेडिटर हुए उनका सेटलमेंट ना केवल हमने प्लांट और मशीनरी दे करके किया है, बल्कि साथ में 5,000 रुपए का कैश देकर भी किया है। यानी कि आप समझिए हमारे क्रेडिटर कितने के? 80,000 के। हाफ कितने के हो गए? 40,000 के। इन 40,000 के क्रेडिटर्स का जो सेटलमेंट हुआ है वो 27,000 रुपए की मशीन, क्योंकि 30,000 का 10% 3,000 माइनस करके 27,000 रुपए में प्लांट एंड मशीनरी उन्हें दी है, और 5,000 रुपए में हमने उन्हें कैश दिया है। तो गाइज यहां पर एक बात समझने वाली है कि कभी भी हम किसी भी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट या उसका सेटलमेंट किसी असेट्स के माध्यम से करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। आपने अपने क्रेडिटर, पूरे नहीं हाफ क्रेडिटर को असेट्स दी है, भले ही किसी भी प्राइस पे दी हो, तो वो एंट्री मेंशन नहीं होगी। ना तो हाफ क्रेडिटर का सेटलमेंट की एंट्री होगी और ना ही असेट्स का रियलाइजेशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने असेट्स प्रोवाइड की है क्रेडिटर्स को। मैंने अभी स्टेटमेंट बोला कि किसी भी लायबिलिटी का सेटलमेंट असेट्स के माध्यम से होता है, चाहे वो असेट्स रिकॉर्डेड हो, मतलब सॉरी, कोई भी आपकी लायबिलिटी हो, चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, आप उनको अगर असेट्स दे रहे हो तो उसकी एंट्री नहीं करनी। यानी कि आप प्लांट एंड मशीनरी को देने की एंट्री मत करना, ना ही क्रेडिटर का हाफ पेमेंट करने की एंट्री करना। लेकिन आपने उन हाफ क्रेडिटरों में कैश भी उन्हें दिया है 5,000 का, समझ में आ रहा है? उसकी जर्नल एंट्री होगी बस। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप क्रेडिटर को ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके थे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। आगे बात समझ में? और आपके कितने के, देखो प्लांट एंड मशीनरी की पिक्चर खत्म, आपके 80 के नहीं, अब कितने के रह गए क्रेडिटर? 40,000 के। अभी 40,000 रुपए के क्रेडिटर आपके और रह गए। उसके लिए देखो अगला पॉइंट है इसमें, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट 10% डिस्काउंट। रिमेनिंग कितने के रह गए? 40,000 के। 10% डिस्काउंट यानी कि 4,000। तो इनका पेमेंट कितने में किया होगा आपने? 36,000। तो रियलाइजेशन टू बैंक, तो डायरेक्ट आप एक एंट्री कर सकते हैं 41,000 की।
आप लोगों की बुकों में जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें गलत दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेक्ट कर लेना। सिर्फ इसकी एक ही एंट्री होगी, इन दोनों पॉइंटों की मिला के ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बाकी और कोई जनरल एंट्री इस दोनों पॉइंटों में नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके अलावा पॉइंट नंबर सेवंथ नहीं 8th, पॉइंट नंबर 8th ये बोल रहा है कि Z एंड ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts in previous year paid 500। हमारा एक बैड डेब्ट्स था प्रीवियस ईयर, उसको हम रिटर्न ऑफ कर चुके थे, मतलब एक डेटर्स था उसको हम बैड डेब्ट्स मान करके रिटर्न ऑफ कर चुके थे। इस साल उसने 500 रुपए दे दिए, तो बच्चों ये अनरिकॉर्डेड असेट्स मानी जाएगी। और अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर सेटल होती है, उससे पैसा वसूल होता है, तो उसकी जनरल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो 500 रुपए की ये जनरल एंट्री होगी। ठीक है, उसी इन्हीं एंट्री को बता रहा हूं मैं, उसके बेसिस पे आप रियलाइजेशन अकाउंट में तो पोस्ट कर ही दोगे। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 9, अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 1000 वॉज पेड। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वो होती है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, तो इसका मतलब ये भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो ये क्रिएट हुई है तो आपको उसका पेमेंट करना है डायरेक्ट, तो इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 1000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक तो ये चीज थी। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और बात है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बैलेंस शीट देखो। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है लोन टू ए 10,000, शायद ये वाला पॉइंट अभी तक नहीं आया। असेट साइड में लोन टू ए दिया हुआ है। बच्चों जो भी अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देती है तो वो पार्टनर फर्म को पैसा देता है। ठीक है ना, आप इसमें ये गलती मत कर देना कहीं आप इस लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दो कि नो, रिटायरमेंट अलग कॉन्सेप्ट था, ये डिसोल्यूशन चल रहा है, डेथ अलग कॉन्सेप्ट था, ये डिसोल्यूशन चल रहा है। अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो फर्म को वो पार्टनर पैसे ला के देगा घर से, मतलब वो पार्टनर अपना लोन रीपे करेगा, ये नियम है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कैश अकाउंट में जाएगा, तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू ए। ठीक है, तो अगर आपको लोन टू ए अकाउंट बनाना है तो लोन टू ए अकाउंट इस एंट्री से बन जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बनाया भी है लोन टू ए अकाउंट। सबसे पहले आप लोन टू ए अकाउंट जब आप बनाओगे सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि आपकी एसेट्स है ये। ठीक है, और फिर आप इसी वाली एंट्री के अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर दोगे जो मैंने अभी बताई आपको कि बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू ए, क्योंकि आपको वहां से पैसा रियलाइज हो रहा है, मतलब वो पार्टनर आपको अपना लोन रीपे करके दे रहा है। ओके, ये लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में, खुद से याद रखना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक बात और है, गुडविल, जो कि अभी इन दोनों पॉइंट्स में नहीं आई है। पीछे के क्वेश्चंस में, कल वाली वीडियो में शायद ये पॉइंट नहीं था। आप बैलेंस शीट में देखिएगा, गुडविल दी हुई है आपको असेट्स में, और मैंने शायद पहले भी बताया है, बाकी इस क्वेश्चन में और वापस से रिवाइज करा रहा हूं कि किसी भी इंटेंजिबल असेट्स के बारे में, के रियलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसका रियलाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब उसका सेटलमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको ट्रांसफर करेंगे। तो आप इस गुडविल को ट्रांसफर करेंगे जिसकी जनरल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लेकिन इसका रियलाइजेशन नहीं करेंगे आप। ये असेट्स बिकेगी नहीं, इससे कुछ रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है कि इंटेंजिबल असेट्स रियलाइज नहीं होती अगर उनकी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो। क्लियर है? और बाकी एक चीज और है इस क्वेश्चन के अंदर, भूमिका पारासर, एक चीज और है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस हालांकि करंट असेट्स है, लेकिन कुछ ऐसी असेट्स होती हैं जिनके रियलाइजेशन के रिगार्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और उनका कुछ ऐसा नेचर होता है, कुछ ऐसी एसेट्स का जिस कारण से उनका रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस थोड़ी नहीं करेगी इंश्योरेंस का प्रीमियम। ठीक है ना, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। पागलों की तरह ये मत कर देना कि सर आपने ही तो कल बोला था कि बस इंटेंजिबल एसेट्स का रियलाइजेशन नहीं होगा, बाकी जितनी भी एसेट्स होंगी
अगर उनके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, उनके रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, तो बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन करेंगे। पर प्रीपेड इंश्योरेंस एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, क्योंकि इस तरीके की असेट्स का रियलाइजेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई डाउट? बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं लग रहा। ओके, तो ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 18। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा, फटाफट से अलर्ट हो जाओ। एग्जाम्पल 18 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखिए एग्जाम्पल 18 के अंदर बच्चों प्रशांत और राजेश दो पार्टनर हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो लाइन हमें समझनी है वो समझ लेते हैं। इसमें एक लाइन दी हुई है, ही वॉज पेड 1000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। देखो ऐसा होता है, डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है ये कोई मशीन तो करेगी नहीं, इसे कोई ना कोई पार्टनर करेगा या फिर हम कोई थर्ड पार्टी हायर करेंगे जो हमारे डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज कंप्लीट करेगी। तो अगर हम किसी को हायर करते हैं तो हम उसको चार्ज देते हैं, लेकिन अगर हम किसी थर्ड पार्टी को हायर नहीं करते तो कई बार क्या होता है कि पार्टनरों में से ही कोई एक पार्टनर इस प्रोसेस को, सर आर यू लिसनिंग, डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी ले लेता है कोई एक पार्टनर, विच इज एक्स्ट्रा फेयर। तो इसकी वजह से फर्म उसको रिम्यूनरेशन देती है। देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक अलग चीज है, और डिसोल्यूशन वर्क विच इज डन बाय अ पार्टनर और उसके बदले वी आर प्रोवाइडिंग हिम और हर रिम्यूनरेशन सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, वो एक अलग प्रोसेस है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग चीज है, रिम्यूनरेशन अलग चीज है, क्योंकि रिम्यूनरेशन इज जस्ट प्रोवाइडिंग फॉर रेंडरिंग सर्विसेज बाय हिम। जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विसेज वो हमारी फर्म के लिए कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है पार्टनर। भाई पार्टनर का काम है पार्टनरशिप के फंक्शंस को कंप्लीट करना, जो बिजनेस के फंक्शंस है उनको कंप्लीट करना। डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए कोई पार्टनर टाइम दे रहा है तो इसके लिए उसे अलग से हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, ये उसकी मेहनत का पैसा है, ना कि उसके लिए ये खर्चा होगा। मतलब उसको इस पैसे में से कुछ खर्च नहीं करना, वो तो उसकी मेहनत का पैसा है। लेकिन फर्म को डिसॉल्व करने में भी कुछ पेपर वर्क वगैरह करने में लीगल एक्सपेंसेस होंगे, वो फर्म को बॉर्न करने होते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो दोनों चीजें आपके माइंड क्लियर रखिएगा कि दोनों चीजें अलग अलग है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग चीज है फर्म के लिए, और जो बंदा इस काम को कर रहा है वो अपना सैलरी ले रहा है, पार्टनर के रूप में है, भले ही वो पार्टनर है, तो वो है रिम्यूनरेशन। तो फिलहाल इसके अंदर दोनों है, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों पॉइंट है। अभी मैंने आपको रिम्यूनरेशन वाला पढ़ाया है कि जो हमारा पार्टनर है कौन, प्रशांत को हमने 1000 रुपीज दिए कमीशन के रूप में, उसने जो सर्विसेज दी है उसकी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी गाइस, सुनिए। इसकी जर्नल एंट्री होगी एग्जाम्पल 18 टीएस, इसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस होंगे डिसोल्यूशन से रिलेटेड, चाहे वो रिम्यूनरेशन के रूप में क्यों ना हो, तो वो सब उन सब के लिए रियलाइजेशन डेबिट किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर फर्म किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करा रही होती तो यहां लिखते कैश बैंक, लेकिन फर्म पार्टनर के थ्रू करा रही है तो पार्टनर को कुछ भी देना होता है तो उसकी कैपिटल पे इंपैक्ट डालते हैं। तो टू प्रशांत कैपिटल, प्रशांत ने किया ना, देखना, टू प्रशांत कैपिटल। क्लियर हो गया? कितना रुपया दोगे बेटा प्रशांत को? 1000 रुपीज। ये किस चीज की एंट्री है? रिम्यूनरेशन यानी कमीशन प्रोवाइड करने की। ओके, फिर इसी क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 3। राजेश नहीं, पॉइंट नंबर 3 नहीं, पहले समझ लेते हैं पॉइंट नंबर 7। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2500। तो वो इस एंट्री से अलग है। उसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक के कैश है इस क्वेश्चन के अंदर कैश है टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? ये दोनों एंट्री अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। एंट्री लिख रहा हूं, पोस्टिंग तो आप अकाउंट में कर ही लोगे। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट एट 27,000।
इस पॉइंट को समझने से पहले अपनी बैलेंस शीट समझो। बैलेंस शीट के अंदर आप अपनी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट देखोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नजर आएगा 8,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नजर आएगा 8,000 का, और आपको असेट साइड में इन्वेस्टमेंट नजर आएंगे 30,600 के, और इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई राजेश नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर 27,000, राइट। अब ये तीनों पॉइंट कैसे प्रेजेंट करने हैं समझ लेते हैं गाइस। कल की वीडियोस में भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई कॉन्सेप्ट था, कल जो मैंने वीडियोस कराई थी उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पार्टनर्स की कैपिटल में। कल जो मैंने आपको इलस्ट्रेशंस कराए थे ना उसमें नहीं था, चलिए नहीं था, कोई बात नहीं। अगर नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड असेट्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्रांसफर कर दिया करो, सॉरी इसको आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करो, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा था कि असेट्स के रिगार्डिंग जो भी आपने प्रोविजंस और फंड्स वगैरह बनाए होंगे उनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की क्या जर्नल एंट्री होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? ये तो हो गई इसकी जर्नल एंट्री, काम खत्म इसका। इस चैप्टर में ये चीज मत करना कि सर इन्वेस्टमेंट कम के बिके या ज्यादा के बिके, फलाना ढिमका, कुछ नहीं सर, बुक वैल्यू इतनी, मार्केट वैल्यू इतनी, नहीं, क्योंकि यहां पर हमें रियलाइज करनी है। जब हम सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से सारी चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी चीजें। आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफर कीजिए पहले रियलाइजेशन में, उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कीजिए, सब जानते हैं इसकी जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना है 30,000, ठीक है। और इसके बाद कोई पार्टनर हमारी एसेट्स को टेकन ओवर कर रहा है, अच्छा 30,600। इसके अलावा कोई पार्टनर हमारी असेट्स को टेकन ओवर कर रहा है, उसकी जर्नल एंट्री भी आप जानते हैं। जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो मैं सब निकाल के लाया हूं ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इन्वेस्टमेंट बाई राजेश, ये सब लोग जानते हैं बड़े आराम से कि कोई पार्टनर हमारी असेट्स लेता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, राजेश की कैपिटल हो जाएगी डेबिट टू रियलाइजेशन 27,000, बस। इससे ज्यादा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। समझ में आ गया? इसका समझा दिया, इसका समझा दिया और इसका समझा दिया, क्लियर है ना? कोई डाउट रहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और है जो पीछे नहीं आया था, लायबिलिटी साइड में दिया हुआ राजेश लोन। अब कहोगे सर पीछे भी आया था, लेकिन वहां हमने कुछ और ट्रीटमेंट किया था, यहां कुछ और कर रहे हैं, तो समझना होगा मैं अच्छे से। राजेश का लोन दिया हुआ है हमें 24,000 रुपए बैलेंस शीट में, ठीक है, और कोई और इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है नहीं। तो गाइज जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो उसके लिए आपका एक रूल होता है कि आउटसाइड पार्टीज का पेमेंट करने के बाद, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद फर्म पार्टनर के लोन का पेमेंट करती है। पार्टनर को कैपिटल का पेमेंट देने से पहले फर्म पार्टनर के लोन का पेमेंट करती है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। इस वजह से राजेश ने जो फर्म को लोन दिया है उसके पेमेंट की जर्नल एंट्री होगी और उसकी एंट्री होगी राजेश लोन डेबिट, अकाउंट डेबिट है ना, अकाउंट तुम लगा लेना, टू कैश, ठीक है। आगे बात समझ में? 24,000। कल क्या किया था आपने? कल आपने उनको कोई असेट्स दी थी, है ना, और आज आप उनको पेमेंट कर रहे हैं। हर चीज निकाल के लाए हैं आपके लिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। तो लोन का भी कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया। कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। और बेटा इस क्वेश्चन के अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन मुझे नजर नहीं आ रही, बाकी तो सब बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एग्जाम्पल 16, टीएस ग्रेवाल, एग्जाम्पल 16 पार्ट, ये भी हमें पार्ट करना है। देखो गाइस इसमें क्या कह रहा है, XYZ 3 पार्टनर है, ठीक है, समझ में आता है। अब इसने बेटा जो लाइन आपको रिमार्केबल लाइन है वो ये है कि एक तो आपको इसके अंदर आप जब अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखोगे ना, जो क्वेश्चन में गिवन है
उस बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट्स देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुडविल का रियलाइजेबल प्राइस है 60,000। तो बच्चों यहां पर गुडविल एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो बैलेंस शीट में नहीं थी, पर रियलाइजेशन करते समय आपको एक असेट्स फाइंड हुई जिसकी कीमत नजर आ रही है आपको 60,000 रुपये। कल मैंने कराया था ये गुडविल एक पार्टनर ले गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होगा कल की वीडियोस में, मैं बार बार कल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर और प्लस हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाएं, वीडियो देखें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उन क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं उनको एक जगह लिखें और वीकली बेसिस पर उन कॉन्सेप्ट्स को टिल पेपर रिवीजन करें, ठीक है। तो गुडविल एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसका रियलाइजेशन होगा, जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और कल क्या हुआ था, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने एंट्री गलत बोल दी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स का जो सेटलमेंट होता है, जो रियलाइजेशन होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कल क्या हो रहा था, कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा था अनरिकॉर्डेड असेट्स को, मतलब वो फर्म की गुडविल को ले रहा था, है ना। तो उसके लिए कल हमने जर्नल एंट्री करी थी कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा इस क्वेश्चन में एक और बात है, हाँ जी, तो इसके अंदर अगला पॉइंट है बेटा, क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो वैसे तो मैं ये बात पीछे भी बता चुका हूं, वापस मैंने एक रिमाइंडर डाल दिया है कि ना तो आप अब इसमें देखो, क्रेडिटर को ट्रांसफर तो करोगे अब रियलाइजेशन में और स्टॉक को भी ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में, लेकिन ना आप क्रेडिटर दिखाओगे, मतलब ना आप क्रेडिटर का पेमेंट करोगे अब, और ना ही स्टॉक को सेल करोगे। वो दोनों चीजें आपस में एलिमिनेट हो गई, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी के पेमेंट के लिए किसी एसेट्स को यूज करते हैं सेटल करने के लिए, तो उसकी एंट्री नहीं होती है। ओके, इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है जो आपको समझना है अच्छे से बेटा, वो ये है, फर्म हैड टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। मतलब 8,000 रुपीज की सैलरी जो हमने पहले नहीं दी थी अब देनी है। तो गाइज ये तो सिंपल सी बात है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्री आप जानती हो सेटल करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और बेटा इस क्वेश्चन में बाकी का कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13 टीएस ग्रेवाल पार्ट। एग्जाम्पल 13 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखो गाइस, एग्जाम्पल 13 में क्या होने वाला है बच्चों, प्रतीक, नीरज एंड उमंग तीन पार्टनर हैं, प्रतीक, नीरज, उमंग। ओके, अब जो पॉइंट्स हमें समझने हैं, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, फर्नीचर ऑफ 45,000 was sold by auction for 66,000 and the auctioneer's commission amounted to ₹2,000। मतलब आपने अपने फर्नीचर को, ऑक्शन बोलते हैं नीलामी को, आपने अपने फर्नीचर को नीलामी के थ्रू बेचा है, बोली लगती है ना, आपका फर्नीचर आपने ऑक्शन के थ्रू बेचा है, तो जो लोग इस ऑक्शन के फंक्शन को करेंगे वो लोग अपना चार्जेस लेंगे और वो आपने उनके मैनेजर को या उनके जो भी उनका बंदा होगा उसको आपने 2,000 रुपये कमीशन दिए। गाइज इसकी दो तरीके हैं इस एंट्री को सॉल्व करने के, या तो आप एक काम करो 60, एक तो तरीका होता है कि असेट्स के रियलाइजेशन से जो अमाउंट आया है उसमें से उसके रियलाइजेशन से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है उसको माइनस करके डायरेक्ट एक एंट्री कर दो। यानी आप या तो कर सकते हो, इसमें कैश है बैंक है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या तो आप ये जनरल एंट्री कर सकते हो 66,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 64,000, ठीक है। या फिर आप दोनों चीजों की अलग अलग एंट्री कर सकते हो, असेट्स को पूरा पूरा दिखा दो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 66,000 और उस 2,000 रुपये का पेमेंट करने की एंट्री कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एक्सपेंसेस की, ठीक है। दोनों ही तरीके सही है, चॉइस इज योर्स, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद इसके अंदर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है उमंग हैड गिवन अ लोन
ऑफ रुपीज 1,09,000 टू द फर्म। फर्म को लोन दिया है भैया उमंग ने, ठीक है, उमंग जो कि पार्टनर है। ही एक्सेप्टेड 1,00,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखिए, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और वो कम अमाउंट रिसीव करता है तो बाकी का जो होता है वो फर्म का प्रॉफिट हो जाता है, वो रियलाइजेशन में शिफ्ट हो जाता है। कल असेट्स के थ्रू समझाया था, आज कैश के थ्रू इस बात को समझा रहा हूं। फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है, अब हम उस लोन को रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री होगी उमंग्स लोन अकाउंट डेबिट 1,09,000 टू कैश बैंक 1,00,000 और टू रियलाइजेशन, क्योंकि बाकी का जो प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए 9,000। आगे बात समझ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसने बोला है पॉइंट नंबर 5 इसके अंदर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वर्थ 21,000 एंड वर पेड बाई प्रतीक। भैया डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस है तो भैया फर्म को पे करना है, एंट्री होनी चाहिए थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, भैया प्रतीक ने कर दिया तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक कैपिटल, क्योंकि फर्म का पेमेंट अगर प्रतीक करेगा तो प्रतीक की कैपिटल इंक्रीज कर दी जाएगी। ये एक्सपेंसेस प्रतीक को नहीं करना था, फर्म को करना था, लेकिन प्रतीक ने कर दिया तो कोई बात नहीं, रियलाइजेशन तो डेबिट करना ही है क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है वो, और प्रतीक की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर फर्म करती तो कैश बैंक क्रेडिट कर देते क्योंकि फर्म का कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाता, लेकिन प्रतीक ने किया है तो फर्म के कैश बैंक पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उस पार्टनर की कैपिटल को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बेटा इस क्वेश्चन में और कोई भी पॉइंट नहीं रह गया। आई होप समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, बहुत अच्छे से और धीरे धीरे समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 12 टीएस ग्रेवाल पार्ट। इसमें देखिएगा बच्चों ये बोल रहा है एल एंड एम वर पार्टनर इन अ फर्म। दो पार्टनर है एल और एम। अब इसमें जो पॉइंट हमें समझना है वो है पॉइंट नंबर 1। पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट समझिए। अ क्रेडिटर फॉर 1,40,000, अ क्रेडिटर फॉर 1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 1,80,000। अगर ये पॉइंट सिर्फ इतना होता तो भैया कोई एंट्री नहीं होती। 1,40,000 रुपये, मतलब हमारे क्रेडिटर है, एक ध्यान से सुनो, देखो सब लोग, हमारे क्रेडिटर है 1,40,000 रुपये के, हमने उनको 1,80,000 रुपये की बिल्डिंग दी, बात खत्म हो जाती, नो एंट्री। लेकिन इसने कुछ और भी बोला है क्वेश्चन में। इसने आगे बोला है एंड पेड टू द फर्म 40,000। उन क्रेडिटर ने फर्म को वही 40,000 रुपये दिए हैं। अगर नहीं बोलता तो नहीं करते। ये माइंडसेट मत कर लेना कि सर 1,40,000 के क्रेडिटर्स को 1,80,000 रुपये का सामान दिया जा रहा है तो वो ला के देंगे 40,000 रुपये। अगर नहीं लिखा होता तो नहीं मानते। क्वेश्चन में बोला है कि उन लोगों ने 40,000 रुपये ला के दिए फर्म को, तो क्रेडिटर को बिल्डिंग देने की एंट्री तो नहीं होगी, लेकिन क्रेडिटर जो कैश लेके आए हैं 40,000 रुपये का, उसकी एंट्री होगी, और उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? बैंक कैश या बैंक सही है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000। आई होप मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, ये जनरल एंट्री होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर बस, और इस क्वेश्चन में और कोई पॉइंट समझने योग्य नहीं है, ठीक है। बाकी सब शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा एग्जाम्पल 11 टीएस ग्रेवाल पार्ट। देखिए इसके अंदर बोल रहा है XYZ 3 पार्टनर है, XYZ, ओके। अब इसमें जो पॉइंट समझना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 वर टू बी बोर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय X पार्टनर। वाओ, X एक पार्टनर है,
रियलाइजेशन के खर्चे एक्स को ही बॉर्न करने थे, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, फर्म को नहीं बियर करने थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। किसको बॉर्न करने थे, किसको बियर करने थे, एक्स को, और एक्स ने ही पेड किए, तो भैया नो एंट्री। भैया तुम्हें ही करने थे, तुम नहीं किए तो फर्म क्या करे, इसकी एंट्री नहीं होगी। हाँ, फर्म को करने होते और एक्स कर देता तो होती, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। समझ में आ गया, इसकी एंट्री नहीं होगी। इसके बाद इसके अंदर पॉइंट नंबर है सेकंड, वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एट 1900 रुपए, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाई वर 1500 रुपए। पहली चीज तो एक बात समझो कि हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए बाई को एग्री किया है। लैंग्वेज सुनना, बाई अ पार्टनर, वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्रीड एट 1900। मतलब वाई को हमने ये बोला है कि भाई तुझे करने है रियलाइज, एग्रीड, हमने उसको उससे एक एग्रीड कराई है वैल्यू कि 1900 रुपए का खर्चा तुझे बियर करना है, और उसने इस खर्चे को 1500 पे किया। तो उसने क्या किया उससे तो मतलब नहीं है, लेकिन जब फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए बाई को जिम्मेदार ठहराया गया है तो इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। बात समझ रहे हो, दोनों पॉइंट बहुत नजदीक है, ये पहला और दूसरा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। क्योंकि पहले वाले पॉइंट को भी पढ़ के कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है सर उसमें भी तो उसी को करने थे, सर इसमें भी पढ़ के ऐसे लग रहा है कि इसी को करने हैं, या एग्रीड वर्ड लिखा हुआ है। थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, बात समझ रहे हो ना। तो इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। देखो इसके नोट में लिखा भी हुआ है, व्हेन इट इज एग्रीड दैट अ पार्टनर विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड फॉर दिस ही इज पेड एन एग्रीड अमाउंट। क्योंकि पहले वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में बेसिक पॉइंट मालूम, बेसिक वर्ड क्या है, एग्रीड। मैं बार बार बोल रहा हूं एग्रीड। पहले वाले पॉइंट की जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है ना, वो ये निकल के आ रही है कि उन दोनों के बीच में ये एग्रीड हुआ है, फर्म ने ये एग्रीड किया है कि खर्चा फर्म नहीं करेगी। और यहां सेकंड वाले पॉइंट में क्या एग्रीड हुआ है कि खर्चा फर्म करेगी, लेकिन अभी फर्म अपनी जेब से नहीं दे रही, तू पार्टनर वाई तू दे दे, लेकिन वो एक्सपेंसेस फर्म का ही है सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न, झेलने ही उसको थे, समझ रहे हो। और दूसरे वाले पॉइंट में झेलने नहीं थे वाई को, वाई ने झेले हैं फर्म के बिहाफ पर। दोनों पॉइंटों में बहुत फर्क है, सिर्फ लैंग्वेज से पता चल रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से सब तैयार कर लेना। रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग आ जाता है पेपर में, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना ये, इसलिए। ठीक है, तो दूसरी एंट्री भी मैंने क्लियर कर दी। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, ट्रेडमार्क एग्जिस्टेड एट 10,000। बच्चों ट्रेडमार्क एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या है इसका, हमें इसकी उसकी सेटलमेंट की एंट्री करनी है। तो बच्चों आप जानते ही हो कि जब आपके पास कोई इंटेंजिबल असेट्स है लेकिन उसके रियलाइजेशन के बारे में कोई बात नहीं हो रही तो उसकी जनरल एंट्री नहीं होती। तो ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल असेट्स है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल असेट्स है। इनको ट्रांसफर तो किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रांसफर के रिगार्डिंग एंट्री नहीं करनी है, सेटलमेंट के रिगार्डिंग करनी है। तो इसका सेटलमेंट नहीं होगा क्योंकि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, इसमें बोला बेटा देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कंटिजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती। आपके फॉर्म में जिस दिन आप डिसोल्यूशन कर रहे थे उस समय एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुई थी, ठीक है। आगे लिखा है ऑल द डिस्काउंटेड विल वर ऑनर्ड। अब भैया देखो जो भी हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है ना उन्हें खत्म करना होता है ड्यू डेट में, तो जो भी हमारे डिस्काउंटेड बिल थे उन सबका टाइमली पेमेंट हो गया। बात समझ रहे हो, कंटिजेंट लाइबिलिटी किस कारण से क्रिएट हुई है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, इसीलिए तो कंटिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हुई है कि हमारा कोई बिल था, हमें किसी से पैसे लेने थे,
हमारे लिए कोई ड्रॉ ही था, हमें उससे पैसे लेने थे, उसने हमें बिल दे दिया, वो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब ड्यू डेट पे अगर ड्रॉ ही बैंक को पैसे दे देगा तो हमारी वो लायबिलिटी रहेगी नहीं, लेकिन ड्यू डेट पे अगर ड्रॉ ही मना कर देगा बैंक को पैसे देने की तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारे लिए परमानेंट लायबिलिटी बन जाएगी, उस समय प्रेजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये हुआ भी यही है, आपके पास ऐसी कई सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, तो वो सारे बिल ड्यू डेट पर पेमेंट हो गए, लेकिन बट एन acceptor of a bill of rupees 5,000 became insolvent and 50 पैसा in a rupee was received। एक बंदा था जिसने हमें बिल दिया था, एक ड्रॉई था हमारा, उसने हमें बिल दिया, वो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था 5,000 रुपीज का। अभी वो ड्रॉई ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाया और उसकी स्थिति खराब हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसने केवल हमें आधे पैसे दिए, 1 रुपए में 50 पैसा, तो 5,000 रुपए में हो गए 2,500 रुपए। ठीक है, आगे लिखा है द लायबिलिटी ऑफ अ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड। अब हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, इसकी अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं की गई है। तो बच्चों यहां पर जब भी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है बिल डिस्काउंटेड के रिगार्डिंग और ड्यू डेट पर वो डिसऑनर्ड हो जाता है ड्रॉई, वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है और ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में 2 जनरल एंट्री होती है। पहली जनरल एंट्री होती है कि आपको चलो ड्रॉई कुछ दे तो रहा है, कितने पैसे दे रहा है 50 पैसा, यानी कि 2,500 रुपए। तो आपका कैश है, बैंक, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये माना जाएगा कि अनरिकॉर्डेड असेट्स क्रिएट हो गई, कि आपको पैसा मिल गया 2,500 रुपया, राइट। ये तो आपको जो उससे पैसा मिला 2,500 रुपया उसकी जनरल एंट्री है। एक बात बताओ, बिल किससे डिस्काउंट कराया था? बैंक से। तो क्या बैंक आपका छोड़ देगी? जब वो पैसे नहीं देगा तो बैंक आपसे नहीं लेगी क्या पैसा? पूरे 5,000 रुपये लेगी, तो आपको ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। मेरी बात बुद्धि में घुस रही है? ये आप बैंक को पेमेंट करेंगे क्योंकि बिल डिस्काउंट आपने कराया था बैंक से, सामने वाला ड्रॉई फैल गया तो बैंक ड्रॉई को नहीं पकड़ेगी, आपको पकड़ेगी। आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है यहाँ पर, आप इस लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे 5,000 रुपये बैंक का। बैंक थोड़ी नहीं कहेगी कि 2,500 रुपये में सेटल हो जाऊंगी। क्यों हो जाएगी बैंक सेटल? बैंक ने आपको डिस्काउंट काट के 5,000 के अराउंड पैसे दिए थे, थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट काटा होगा 5,000 में से। अब आपका ड्रॉई फैला है वो आप जानो, आप बिजनेस कर रहे हो, बैंक थोड़ी नहीं बिजनेस कर रही है आपसे। समझ में आ रहा है? तो मेरी बात सुनो भी ध्यान से। एक तो ये वाली एंट्री तो हमेशा होती है, इस तरीके की एडजस्टमेंट आएगी ना, ये एडजस्टमेंट अभी एक और रूप में आ सकती है, वो भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। अभी तो ये एक रूप देखा है आपने इस एडजस्टमेंट का, तो उस कंडीशन में ये 2 एंट्री हो गई, तो उन दोनों एंट्रियों में से ये वाली एंट्री तो हमेशा होगी। बैंक का पेमेंट करने की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रॉई होता है ना वो इंसॉल्वेंट होता है, तो वो इतनी बात चलेगा, जो ड्रॉई मेरे को जी खेल हो जाएगा, मैं वीडियो सब बंद हो जाएंगी मेरी भाई, मेरी तुझे पता नहीं, मैं मत कर मेरा खेल। तो चुप, बातें नहीं रिकॉर्ड हो रहा है उसमें। तो मैं ये बोल रहा था एक और कंडीशन होती है इसमें, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी आता है कि जो हमारा ड्रॉई होता है ना वो इतनी बुरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो जाता है कभी कभी कि वो 1 रुपया भी नहीं दे पा रहा, तो भैया कोई बात नहीं, फ्री वाली एंट्री नहीं होगी। और क्या होगा? ड्रॉई कुछ नहीं दे रहा तो फिर काहेगी एसेट्स, लेकिन ये तो होगी, आपको बैंक को पैसे तो देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर ड्रॉई कुछ दे रहा है तो आपने उसकी एंट्री कर दी, लेकिन ड्रॉई नहीं दे रहा तो मत करना उसकी एंट्री, लेकिन इस एंट्री से नहीं बच सकते आप। क्लियर? आगे बेटा इसमें बस, बाकी तो इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 10 टीएस ग्रेवाल पार्ट। एग्जाम्पल 10 में क्या बोला गया बच्चों? देखो बहुत छोटी सी बात, आपको देखने में बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे लिए थी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके लिए है इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 10 में क्या बोला गया है?
पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आपको कुछ दिक्कत भी नहीं है। आप जरा क्वेश्चन को गौर से देखना, क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट दी है, उसमें जो दो पार्टनर है शांति और सत्या, ठीक है। तो सत्या का करंट अकाउंट दिया है लायबिलिटी साइड में। लिसन कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सत्या का करंट अकाउंट दिया है लायबिलिटी साइड में और शांति का करंट अकाउंट दिया है एसेट साइड में। तो ये तो आप जानते हो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सत्या का करंट अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और शांति का करंट अकाउंट शांति के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसीलिए नहीं ये क्वेश्चन उठाया हूं, मैंने किसी और वजह से उठाया है। जब आप कोई भी चीज कोई भी एंट्री करोगे ना तो करंट अकाउंट के व्यू पॉइंट से मत करना, जो पिछले चैप्टरों में आप करते थे। जैसे रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस आएगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर मत कर देना, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि प्रिपेयर करंट अकाउंट। अगर वो बोलता कि ओपन करंट अकाउंट तब आप ट्रांसफर करते। बहुत बारीक बात है ये। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलता कि प्रिपेयर करंट अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, तब आप सारी चीजें, अगर कोई पार्टनर, अगर सत्य और शांति में से कोई पार्टनर असेट्स और लायबिलिटीज को टेकन ओवर कर रहा होता, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग उनसे कनेक्शन होता, तो वहां पर फिर हम करंट वर्ड यूज करते। लेकिन जब तक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए इस चैप्टर में नहीं बोलेगा, आपको सारा कांड कैपिटल के नाम से करना है। इवन ये करंट अकाउंट भी उठा के सीधा कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ये बहुत मैंडेटरी पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए था। अभी इसी क्वेश्चन में बोल देता ओपन करंट अकाउंट, तो आप चेक करिए सॉल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया ना भाई, लॉस ट्रांसफर टू शांतिस कैपिटल, सत्यास कैपिटल, यहां पर करंट वर्ड यूज करना पड़ जाता। लेकिन उसने बोला नहीं है कि ओपन करंट अकाउंट। इट मींस कि करंट अकाउंट का खुद ही अस्तित्व आप कैपिटल में जाके खत्म कर रहे हो, तो सारी चीजें कैपिटल से जाएंगी। बात छोटी थी पर गंभीर थी, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट्स में लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 9, टीएस ग्रेवाल। देखिए एग्जाम्पल 9 में क्या हो रहा है गाइस, एग्जाम्पल 9 के अंदर पार्टनर है हमारे, भगवान जाने कौन पार्टनर है, सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल 9 में बोला गया है कि भैया एंट्री ठोको, पास नेसेसरी एंट्री, तो चलो ठोकते हैं एंट्री। देखिए एग्जाम्पल 9 में पॉइंट नंबर 5 उठाओ, 5वें नंबर का पॉइंट 5 पढ़ते हैं भाई। एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड, गाइस ध्यान दीजिएगा, एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर, क्या बोल रहा हूं मैं, टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹9,000। ठीक है भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया एन को बोला कि तू निपटा दे ये सारे सौदे और हमसे ले जा तू 9,000 रुपए फर्म से, है ना। एन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एन ने कहा ठीक है भाई मैं झेल लूंगा। सुनो, रिम्यूनरेशन की बात हो रही है 9,000 की। लिसन, फर्म एन को रिम्यूनरेशन दे रही है 9,000 का, और एन ने कहा कि ठीक है मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करूंगा, ठीक है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वर पेड बाय द फर्म। भाई मेरी बात सुनो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किसको, ये मालूम है, ये वाली जो लाइन लिखी है ना कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वॉज इट एन एग्रीड, लिसन, एन एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इस लाइन का मतलब वही है जो अभी पॉइंट नंबर 1 में था पीछे वाले क्वेश्चनों में, कि ये एग्री हुआ है, राजेश देखो, ये एग्री हुआ है कि डिसोल्यूशन का खर्चा फर्म नहीं झेलेगी, एन झेलेगा, ना कि ये एग्री हुआ है कि डिसोल्यूशन का खर्चा फर्म के बिहाफ पर एन झेलेगा। ऐसा एग्री नहीं हुआ है, बियर वर्ड लिखा है। बियर वर्ड बहुत अलग सेंस बताता है। ये बियर वर्ड क्लियर बोल रहा है कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस एन को बियर करना है, फर्म को कोई मतलब नहीं है। फर्म ने बोला भाई हम तुझे रिम्यूनरेशन देंगे, तो एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल, और अमाउंट आना चाहिए 9,000। बात समझ में आ रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल, अमाउंट कितना आना चाहिए 9,000। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ लिखा नहीं है इसमें, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन एक और एंट्री इसमें होगी, क्योंकि एक अलग से स्टेटमेंट जोड़ दिया उसने, कि उसने क्या बोला कि एन का इतना फटे हाल, एन की इतनी हाल बेहाल
कि फर्म को उसके बिहाफ पर 4,000 रुपए खर्च करने पड़ गए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के, जिसका दूर दूर तक फर्म का लेना देना नहीं था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से। फिर भी एन के फटे हाल, इस वजह से फर्म ने एन के बिहाफ पर 4,000 रुपए का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड किया। तो जनरल एंट्री क्या होगी? कैश बैंक होगा क्रेडिट, क्योंकि फर्म के पास से जा रहा है, और एन की कैपिटल होगी डेबिट। एनस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो कि फर्म को करना नहीं था। ये एक फर्दर स्टेप है, ऐसे ही है भाई। जैसे कि एन आया कि साहब पैसा दे दे, ले भैया एनस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि भले ही उसको नाम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का दिया जा रहा हो, पर फर्म के लिए वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर, क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर, इसमें और गंभीर पॉइंट है, ध्यान से देखना। लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 18,000। तो यहां भी अभी तक वही बात लग रही है कि हमने बोला कि भाई तुझे हम रिम्यूनरेशन दे देंगे मिस्टर क्यू, तुझे 18,000 रुपये हम दे देंगे। आगे, क्यू एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज हिज रिम्यूनरेशन, और स्टॉक को हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में डाल चुके हैं। बच्चों इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखो, आप समझो, आपको एग्जाम्पल 9 है, आपको क्यू को रिम्यूनरेशन देना है। अब क्या जनरल एंट्री करेंगे? सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, राइट, 18,000 है ना। आपने उसको क्या किया? उठा के स्टॉक दे दिया, ले बेटा क्यू ले जा स्टॉक। तो भैया एंट्री क्या करोगे? स्टॉक ले जा रहा, उसके पापा का स्टॉक थोड़ी नहीं है। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? या तो आप ये दोनों एंट्रियां करो, या फिर अगर आप गौर से देखो तो देख, रियलाइजेशन डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट कट गया, क्यूज कैपिटल क्रेडिट क्यूज कैपिटल डेबिट कट गया, नो एंट्री। या फिर आप कर सकते हो नो एंट्री। भेजे में घुस गई बात। नो एंट्री के पीछे रीजन ये है क्योंकि वो जब आप इनकी बैलेंसिंग कर रहे हो तो कुछ बच ही नहीं रहा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अरेसर कह रहे हो, अभी आपके इस अरेसर पे मुझे गाना याद आ रहा है। वो एक गाना होता है ना, एक शॉर्ट होता है, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए, तेरा क्या होगा 22 मार्च तक, 23 मार्च तक। गाना सुने वाला, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए। ये मालूम है क्यों बोला जा रहा है? ये एक शॉर्ट क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि वॉल्यूम 2 फिर वॉल्यूम 3, अभी तो ये पहली मंजिल है वॉल्यूम 1, अभी से तुम घबरा गए। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 8, टीएस ग्रेवाल पार्ट। बढ़िया है ना क्वेश्चन, को कलेश नहीं लग रहे जान से? हाँ चलो देखो बेटा, क्योंकि इनमें सब में कुछ ना कुछ है तो छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एग्जाम्पल 8 में कई सारे पार्ट है, ध्यान से देखेंगे। इसमें भी बेटा हमें जनरल एंट्रीज करनी है। एक्टिव बच्चों एक्टिव, बस पढ़ा रहे हैं तो बाद में उठाना। देखिए एग्जाम्पल 8, इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 देखिए, फोकस कीजिएगा, सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, नए नए टर्म्स हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है बेटा? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि भैया हमारी फर्म के खर्चे हैं 8,000 रुपए के। आगे बोला है आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। मतलब अब इस बार क्या हुआ है, थोड़ा सा मिक्सिंग वाला मैटर है कि 8,000 रुपए का डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है। फर्म ने बोला कि भैया मैं तो भुगतूंगी केवल 3,000 रुपया। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। फर्म को झेलने हैं केवल 3,000 रुपए। एंड बैलेंस बाय द रवि या पार्टनर, और बाकी का रवि। हाँ, तो फर्म ने बोला कि भाई 3,000 रुपए फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करेगी, और बाकी के जो बचेंगे 5,000 रुपए वो रवि बियर करेगा। ठीक है,
अब हुआ क्या है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है 8,000 आर पेड बाई द फर्म। ओ फर्म ने पूरे पैसे पेड कर दिए, तो ठीक है ना, चिल। कैसे होगा? रियलाइजेशन, देखो सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट केवल उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा जितना फर्म का एक्चुअल में खर्चा है। फर्म का खर्चा 8,000 नहीं है, फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस केवल 3,000 है, क्योंकि बाकी तो 5,000 रवि को झेलने हैं। फर्म को क्या मतलब, भले ही वो फर्म ने पेड कर दिए, वो अनदर कॉन्सेप्ट है जो भी बताया भी था। फर्म के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ओनली 3,000 से, क्योंकि फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट को उसी अमाउंट से डेबिट करेगी जितना उसका एक्चुअल एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस इज ओनली 3,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ओनली 3,000। ऑलराइट, और फर्म ने दे दिया तो ठीक है भाई, टू कैश बैंक 3,000। अब भाई बाकी के 5,000 रुपये मिस्टर रवि तुम भुगतो ना। रवि फैल गए नाने, हाल बेहाल। ठीक है, फर्म ने कहा अभी हम तेरे ब्याह पे दे देते हैं, तो फर्म के वो 5,000 भी खर्च हुए, तो टू कैश बैंक। लेकिन फर्म के लिए खर्चा नहीं है, रवि के ब्याह पे कर रही है, तो रवि की कैपिटल डेबिट करेगी। ये होगी इसकी एंट्री। आगे समझ में? रवि की कैपिटल डेबिट होगी 5,000, कैश बैंक फर्म की जेब से 3,000 अपने कारण गए और 5,000 दूसरे के कारण गए, और खर्चा फर्म का केवल 3,000 है। ठीक है, इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 6, ये 5th था। देखो 6th पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बोर्न एंड पेड बाई करना पार्टनर। तो ये तो शायद पीछे पॉइंट आ चुका है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी होगी नो एंट्री। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए डाल देते हैं हम पॉइंट। इसकी होगी नो एंट्री, ओके, क्योंकि तुम्हें ही झेलने थे, तुमने ही झेले, तो आप ही दिया प्रभु आप ही पाओ। सुनाई वाला डालो, क्या होता है आप नहीं, वो क्या है, सूक्ति क्या है, ये सूक्ति बोलते हैं हिंदी में इसको, आप ही दिया प्रभु। सबरे पंडित ऐसी हो तुम, आप ही दिया प्रभु आप ही पाओ, रुच रुच कर प्रभु भोग लगाओ। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो हमें ये चीज़, उनके जो प्रसाद की थाली हम लेकर के उनके सामने, या जो भी एक्सपाइजेड हम बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं। लिसन केयरफुली। तो जब भी हम प्रभु के आगे भोग लगाते हैं, तो भाव से, चाहे हमने खीर बनाई हो या खाना बनाया हो, डेली लगता है सबके घर में खाने का भोग, तो हम एक डायलॉग बोलते हैं, आपने दिया प्रभु आप ही पाओ। आपने ही दिया और हम आपको ही दे रहे हैं, क्योंकि ये दिया हुआ भी धन आपका ही है। इस धन की मदद से हम अन्न बना के आपको प्रसाद लगा रहे हैं, आपके समक्ष भोग लगा रहे हैं। अब आप इसका प्रसाद बनाइए, प्रसाद रूप में हम इसको ग्रहण करेंगे। आपने दिया प्रभु आप ही पाओ, रुच रुच कर प्रभु भोग लगाओ, मतलब आप खुश होकर के इसका भोग लगाएं, ताकि फिर हम इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। चलिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। बेकार है पंडित। इसमें पॉइंट नंबर 9 है, क्या है, 1 घंटा हो गया।